मलिक और आज हम बात कर रहे हैं जोड़ों के दर्द के हवाले से, और जोड़ों के दर्द को आप कैसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं, उसका हर्बल वे क्या है, हिकमत में उसके जो है वो कैसे इलाज हो सकता है, जो है फिजियोथेरेपिस्ट वो इसको कैसे ट्रीट करते हैं, हिजामे के थ्रू हम कैसे उस पर जो है वो काबू पा सकते हैं जोड़ों की तकलीफ पे, और साथ में कलर थेरेपी से। मतलब मैंने आपको पूरी जो है ना आज गुलदस्ता बना के दे दिया, तो आज का शो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, वरना अगर बाद में आपने जोड़ों की दर्दों की शिकायत की तो मेरा जिम्मा तोश पोश। ठीक है। डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ किचन में मौजूद हैं। डॉक्टर बिल्किस, पहली चीज़ हम क्या बनाने जा रहे हैं? अच्छा देखें, हम बच्चों से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और बच्चों की पहली ग़िज़ा होती है चावल, और चावल में कैल्शियम होता है, इसीलिए कार्ब्स भी होते हैं, कैल्शियम भी होता है, इसीलिए उसको दूध में पका के जब वो 6 महीने का हो जाए, पहले 4 महीने में देते थे, अब 6 महीने का होता है तो पहली ग़िज़ा के तौर पे हम उसको राइस देना शुरू करते हैं। अच्छा, ओल्ड इज़ गोल्ड। अब देखिए, हम जब अपने रूट्स को छोड़ देते हैं ना, जो भी दरख्त अपने रूट्स को छोड़ देता है तो वो डेड हो जाता है। तो हमारे रूट्स में देसी घी है जी। आप देसी घी जो है हमने नहीं खाया। कुछ लोग मुझसे माएँ कहती है कि भाई मैं नहीं खाती, हींग खाती। मैं कहती कोई बात नहीं, जब आँख खुली तब सवेरा। आप अपने बच्चों को मक्खन, आपने अपने बच्चों को देसी घी लाजमी दे, उनको आदत कराएं। उसका जो वो लोग स्मेल कहते, बदबू कहते, मैं कहती हूँ उसकी खुशबू है, हाँ। उसकी खुशबू है। और देसी घी आप घर में भी बना सकते हैं। देसी घी बनाने का जो तरीका है, आप लोग बलाई से बनाते हैं, लेकिन दही की बलाई से अच्छा बनता है। अच्छा, दही की बलाई से बनता है। उसको बनाने के बाद फिर आपने क्या करना है, उसमें इतनी नमक की ढली डाल दें, फिर वो कभी भी ख़राब नहीं होगा। ओके, ठीक है। और देसी घी हमेशा गाय का अच्छा होता है। अब हड्डियों की बहुत सारी बीमारियाँ हैं। अच्छा, बीइंग अ नेचुरोपैथ मैं उसको डिवाइड कर देती हूँ 4-5 चीज़ों में। एक तो देखें, हड्डियाँ बुरबुरी हो जाती हैं या हड्डी कार्टिलेज ख़त्म हो जाता है, तो उसके लिए कौन सी रेमेडी अच्छी है? तो देखें, हमारे नेचुरोपैथी में हमें सिखाया है कि जो चीज़ नहीं है, अगर बुरबुरी हो रही है तो ग्रीस, देखिए उसकी रीजंस कोई भी हो, चाहे हार्मोनल रीजंस हो या पैराथायरॉइड आपका जो है ना उसमें इन्वॉल्व हो, किसी वजह से भी अगर आपकी हड्डियां बुरबुरी हो रही हैं, कार्टिलेज ख़त्म हो रहा है, हड्डियां आपस में टकरा रही हैं, मगर आपको बुखार नहीं, क्योंकि इन्फ्लेमेशन है, बुखार है तो वो एक अलग चीज़ है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो जो हमारी नेचुरोपैथी में उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें जो है ना सफ़ेद मौसली बहुत अच्छी होती है। आप सफ़ेद मौसली को पीस लें, पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद जो है ना आप उसको दूध में डाल के, जैसे आप टॉनिक इस्तेमाल करते वैसे करें। हाँ, अगर आप दूध नहीं पी सकते तो आप आलमंड मिल्क ले सकते हैं, आप कोकोनट मिल्क ले सकते हैं, आप सोयाबीन मिल्क ले सकते हैं। चलें, वो भी बहुत एक्सपेंसिव है, तो आप इसको वैसे ही थोड़ा सा हल्का सा उबाल कर इसको कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ है अज़गन नागोरी। ओह, मैं अज़गन नागोरी के बारे में पूछूंगी, लेकिन मिसबा की कॉल आ गई। मैं शेखुपुरा से। अस्सलाम वालेकुम मिसबा। वालेकुम सलाम मैम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक मिसबा, क्या पूछना चाहेंगी आप? मैडम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे ना मसलसल कोहनियों में दर्द है, तकरीबन साल हो गया है। ये जितनी मेडिसिन खा लेती हूँ थोड़ा सा सुकून आ जाता है, फिर वही दर्द शुरू हो जाती है। और वो पाँव में और टखनों में ना, पाँव में इतनी दर्द है कि जब चलती हूँ ना तो पाँव में ना बहुत दर्द होती है। इतनी दर्द होती है कि थोड़ा सा मैं चल लेती हूँ तो दिल करता कि बस बैठ जाऊँ, और साथ पिन्नियों में जो है ना सूजन हो जाती है बहुत ज्यादा। तो दवाई खाती हूँ, उतनी देर आराम रहता है, फिर वही मसला शुरू हो जाता है। अच्छा मिसबा जी, मैंने कल टेस्ट करवाया था, टेस्ट बिल्कुल सही है, यूरिक एसिड का करवाया और कोलेस्ट्रॉल का करवाया, साथ वो कहते नहीं हेपेटाइटिस का करवाए, वो करवाया, वो बिल्कुल क्लियर आया है। और मसला पता नहीं, ये समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों होता है। अच्छा, या तो कोई है अच्छा मशवरा तो प्लीज। अच्छा मिसबा जी, मुझे बताइए, आपको जो दर्द है वो हड्डियों में महसूस होता है या आपको मसल में फील होता है? पट्ठों में आपको तकलीफ होती है या आपको हड्डियों में दर्द होती है? ये कोहनियों में तो बाजू उठाया नहीं जाता, बाजू ऊपर नहीं होते, ये कोहनियों में तो बहुत ज्यादा दर्द होता, मसलसल होती रहती है। जब खाना पकाऊं या कोई किचन में काम करूं तो ये ना बाजू नहीं ऊपर होते, कोहनियों में बहुत ज्यादा दर्द है और चलने में बहुत तकलीफ है। ये पिंडलियों में
सूजन रहती है और पाँव की तलियां जो है ना अंदर से ऐसे है कि पाँव चला नहीं जाता, थक जाता, बहुत ज्यादा थक जाते हैं। चलें ठीक है, मेरे पास यहाँ पे पैनल मौजूद है तो मैं उनसे जानने की कोशिश करती हूँ कि क्या इसका आसान बता सकता हूँ विदाउट मेडिसिन। कोहनियों में दर्द है ना, इंडेक्स फिंगर है, शहादत की उंगली, हाँ जी, इसके सेंटर सिर्फ रेड कलर लगा लें। ओके, दरमियान वाली नकल पे हाँ पूरी रिंग बना ले। इस हाथ में तो यहाँ, इस हाथ में तो यहाँ, हाँ और बस ये रेड कलर लगाए और इसको थोड़ा सा पुश करें। 10 मिनट नहीं होगी, दर्द खत्म हो जाएगा आपकी प्रोग्राम से पहले। ओह ठीक है भाई, डॉक्टर नजर ने तो आपको बता दिया कि आपकी जो इंडेक्स फिंगर है उसमें जो आपका सेकंड वाला नकल है उसके ऊपर आप रेड कलर से एक रिंग बना लें और दूसरे हाथ पे भी ना ऐसे ही दोनों हाथों में बिल्कुल ऐसे रिंग बना लीजिए सेकंड वाले नकल पे। इसके घुटने में दर्द है जी मसल खींचते हैं जी, ये घुटने के पॉइंट है। सेकंड एंकल में, हाँ टखने में, उसमें ये है टखना, एंकल, हाँ जी जी। ये एंकल पॉइंट है। फिर ये वाली जो आपकी फिंगर है ना, Upper ठीक है side. जो हाँ हाँ ठीक है, जो दरमियान वाली है ना उस पे इधर से आप वो लगा लें। हाँ रेड कलर लगा के इसको पुश करना, दबाना, मसाज करना है। ऐसे, हाँ इसको आपने ये रेड कलर लगा मसाज के- अभी खत्म नहीं होगा, 2 मिनट में दर्द खत्म हो जाएगा। सही। अच्छा आप क्या इनको बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो हमें इनकी अभी प्रॉपर हिस्ट्री नहीं पता, तो प्रॉपर कंसल्टेशन की ज़रूरत है। रीज़न देखना है कि जो मैं नहीं समझ पाई कि वो उनका हड्डियों का दर्द है जैसे उन्होंने सवाल किया था या मस्कुलर पेन है। एज़ फार एज मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका ये मस्कुलर पेन है, उसमें इनके मसल्स वीक हैं, तो उसकी हमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। ठीक है, अगर ये घुटनों टखनों की बात करिए तो इसका लिंक है इनके काफ मसल से जिसको हम पिंडलियाँ कहते हैं, तो वो कमज़ोर हैं। उसके लिए आसान सी एक्सरसाइज ये है कि आप अपने पंजों पे खड़े हो जाएं, ठीक है, लाइक दिस, ये आपके पंजे, आप उसके ऊपर खड़े हो जाएं, 5 सेकंड्स तक होल्ड करें, फिर वापस रिलैक्स आराम से फिर वापस एड़ियाँ नहीं करें जमीन ठीक है। अगर आप लेटे हुए हैं तो लेटे हुए आप जिस तरह अपनी एंकल्स हैं इनको एंकल पंपिंग कहते हैं, आप इसकी खून की जो कहते हैं रवानगी हो जाए। ठीक है। सेकेंडली आप फ्लोर पे ही बैठ जाएं, ज़मीन पे बैठ जाएं और टांगे बिल्कुल फैला लें और अपनी कमर से झुके आगे और अपने हाथों से अपने टोस को टच करने की कोशिश करें। उससे क्या होगा, इनके हैमस्ट्रिंग्स भी स्ट्रेंथन अप होंगे। ठीक है। और प्लस इसके साथ ये क्या कर सकती हैं, क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग, बिकॉज ये एक जॉइंट है, नी जॉइंट है, टखना है, ये भी एक जॉइंट है, तो हर जॉइंट जो है वो डिफरेंट मसल से मिलके अटैचमेंट दे रहा है, तो एक मसल का मसला नहीं है यहाँ पे, मतलब डिफरेंट पट्टे के वो मतलब। डॉक्टर मीन आप जी देखिए, जिस तरह इन्होंने बताया, मुझे लगता है कि मिडिल एज की खातून है, 40-45 की एज की, और जिस तरह इन्होंने 2 प्रॉब्लम्स बताए। एक तो इन्होंने ये कहा कि मुझे एल्बो पेन है, कोहनियों में दर्द है, और दूसरा टखनों में दर्द है। तो मोस्ट लाइकली इनको सर्वाइकल और लंबर स्पाइन का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जो ख़वातीन में अक्सर सर्जरीज हुई हुई होती हैं, सी सेक्शंस हुए हुए होते हैं, या किसी की कहीं से फॉल हुई है, या कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो उसकी वजह से, या कोई ऐसी पोस्चर्स में वो काम करती हैं, बैठ के ख़वातीन लॉन्ग टाइम तक काम करती हैं, तो उसकी वजह से गर्दन की नसें खिंचना शुरू हो जाती हैं, जिससे आपको शोल्डर पेन और एल्बो पेन आ सकता है। जिस तरह इन्होंने कहा कि मैं हाथ ऊपर नहीं ले जा सकती, तो मोस्ट लाइकली इनको शोल्डर और एल्बो पेन है जो कि गर्दन से आ रहा होता है। सेकेंडली इन्होंने एंकल पेन बताया, तो एंकल पेन ज़्यादातर कमर से आ रहा होता है। तो इनसे अगर हम हिस्ट्री लेते तो मोस्ट लाइकली इनको गर्दन और कमर की प्रॉब्लम होती, ये हमें बताती। लेकिन जाहिर सी बात है, पेशेंट को जब पूरा इवैल्यूएट करेंगे तो तभी हम बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। जब तक पेशेंट मौजूद ना होना, हाँ, उसमें यह है कि हम फिर एक्सरे एडवाइस कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन। 2 रीजंस हो सकते हैं। देखिए, एक ऑस्टियोपोरोसिस इस एज में हो सकता है, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस में जनरलाइज बोन पेन्स होते हैं, और अगर ये स्पेसिफिक एक जॉइंट या एरिया का बता रही हैं तो वो फिर नसों का प्रॉब्लम होता है मोस्ट लाइकली। ठीक है, सुनपन आ रहा है आपको, एल्बो पेन आ रहा है, शोल्डर पेन आ रहा है, तो ये गर्दन की नसें खिंच रही होती हैं, जिसकी वजह से ये पेन्स आ रहे होते हैं। उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, फिजियोथेरेपी है, मेडिसिन है, इन्वेस्टिगेशन आप करें, फिर आप गाइड कर सकते हैं। जी चीज़ नहीं प्लीज। अच्छा, उन्होंने असल में जो लोकेशंस बताई है ना, जैसे इन्होंने एल्बो पेन बोला और उन्होंने काफ मसल्स का भी कुछ जिक्र किया था, तो ये एक वैसे टिपिकल एक अलामत होती है फाइब्रोमाइल्जिया की। फाइब्रोमाइल्जिया कंडीशन है जिसमें मसल्स के अंदर पेन होता है डिफरेंट साइड्स के ऊपर बॉडी में, जिसमें से हमारे, लेकिन वो ये जगह भी होती है, उसमें शोल्डर्स वाली भी,
ट्रेपीजियस मसल और हमारे एल्बोज और इसी तरह हमारी ये काफ मसल्स, ये उसकी टिपिकल जगह होती हैं। तो अगर वो फाइब्रोमाइल्जिया है तो उसका कोई वैसे उसकी मैनेजमेंट ही होती है, सिर्फ उसका क्योर वैसे अभी तक कोई है नहीं, लेकिन हिजामा से हमने इसको ट्रीट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हिजामा से ये ठीक भी हुआ है। और इसका कनेक्शन हमने स्ट्रेस के साथ देखा है कि जब हमने उसमें स्ट्रेस को भी साथ में कवर किया तो फाइब्रोमाइल्जिया भी ठीक हो गया। और एक चीज़ और भी है, अगर वो कोहनियों का ही ज़्यादा उनको इशू है तो एक बर्साइटिस का इशू भी होता है जो कोहनियों में होता है। यहाँ पर एक बर्सा होती है ना, जो टेंडन और बोन के बीच में एक जेल पाउच होता है जो फ्रिक्शन से बचाता है उसको, मसल टेंडन को, तो उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसको हम बर्साइटिस बोलते हैं। तो ये भी एक कंडीशन है, मतलब ओवर यूज़ की वजह से, ज़्यादा कोहनियाँ रखकर कहीं काम करने की वजह से, अगर सिर्फ कोहनियों में। लेकिन अगर ये मल्टीपल स्पॉट्स पर है तो वही बात है कि डायग्नोज सही से करना पड़ेगा, विटामिन डी भी देखना पड़ेगा इनका कि वो डेफिशिएंसी हो तब भी बोन, अभी मैंने इसीलिए पूछा था बोन में है कि मसल में, तो वो उसके बाद फिर उनसे पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी तो सही से जो है वो सामने आ सकती है। स्ट्रेस की बात ना, तो वाकई स्ट्रेस जो है ना गोडे गिट्टों में जाके बैठ जाता है। अच्छा, आप यहाँ पे गालिब ऐड करना चाह रहे थे? मैं बिल्कुल बस एक चीज़ ऐड करूँगा, विटामिन B6, B12, विटामिन डी और कैल्शियम, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनके टेस्ट होने के बाद तशखीस हो सकती है कि प्रॉपर तौर पर जाहिर है बहुत सारे लोगों ने सारी अपनी बातें की, लेकिन ये 3 टेस्ट ऐसे हैं जिसकी बेस पे कोई डायग्नोसिस बन सकता है और फिजिकली पेशेंट जब तक मौजूद ना हो कोई रेमेडी बताना है कोई इस तरह की चीज़ उनके लिए ख़तरनाक हो सकती है। और फिर रिक्वेस्ट करूँगा, कभी भी किसी भी अननोन बंदे जिसको आपकी तबीयत के बारे में प्रॉपर तौर पर ना पता, उसके टोटके दिए हुए पे अमल मत कीजिएगा कि आप मल्टीपल इश्यूज़ हैं आपके, एक चीज़ में शायद फ़ायदा हो, दूसरी चीज़ में नुकसान हो सकता है। तो प्लीज़ जब आप किसी, मेरी और डॉक्टर बिल्किस भी ये बात करती है कि हमारी कोशिश होती है कि हम जो भी टीवी पे रेमेडी बताते हैं वो इतनी माइल्ड होती है कि फ़ायदा कम दे बट नुकसान बिल्कुल ना दे, क्योंकि हर किस्म का बंदा देख रहा होता है। और कभी भी हम ये कोशिश नहीं करते कि फ़ौरन ठीक हो जाए, लेकिन उसमें 50% लोगों जो ठीक हो जाए 50% और ख़राब हो जाए। तो हमारी कोशिश यही होती है कि बहुत माइल्ड सी रेमेडीज़ बताएं। बिल्कुल सही बात है भाई, जो जब तक सामने नहीं उससे डायग्नोसिस नहीं हो सकता। मैं डॉक्टर बिल्किस के पास जाऊंगी, लेकिन